Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about revolt of 1857. We learned from the previous class crafts and industries during the British period means ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइमिंग पीरियड था उस टाइमिंग का क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का जगह. Now we are going to discuss about the revolt of 1857. That is very important part in your syllabus. सबसे पहले देखो लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या बताया गया है जो इस चैप्टर में है. कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. रिवोल्ट जो हुआ था 1857 में, जिसको सोल्जर रिवोल्ट भी बोला जाता है. 1857 का रिवोल्यूशन को रिवोल्ट को सोल्जर रिवोल्ट भी बोला जाता है. तो इस रिवोल्ट का इम्पोर्टेंसिटी क्या है? किस कारण से रिवोल्ट हुआ था 1857 में? देन द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट. किस तरह से रिवोल्ट जो है वो कौन कौन सा स्टेज में उसका स्प्रेड हुआ था और टोटल कितना मतलब वॉरियर इसमें इन्वॉल्व हुआ था. देन द सिविलियन रिवोल्यूशन. सिविलियन रिवोल्यूशन क्या है? स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले से. देखो इंट्रोडक्शन पार्ट. By the mid 19th century, the British had established control over a vast part of India and had emerged as a supreme political power in the country. मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जैसे जिस तरह से उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका डेवलपमेंट कर रहा था इंडिया का डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन में, उसका साथ साथ इंडिया का टोटल ऑल इंडिया को कैप्चर करने का प्रोग्रामिनेशन सेटल्ड हो गया. उस तरह से सेम डायरेक्शन में उसका जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल एनर्जी है, उसका भी इंक्रीज हो रहा था और टोटल कंट्री का डिफरेंट अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट में उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा था. देयर पॉलिसीज एंड इल ट्रीटमेंट टुवर्ड द इंडियंस रिजल्टेड इन ए नंबर ऑफ uprising and rebellion between 1757 and 1856. उसका जो टाइमिंग पीरियड है देखो 1757 से लेके 1856 तक उसका जो पॉलिसीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ इंडिया का अलग अलग पार्ट्स में उस पॉलिसीज़ का निर्माण कर रहा था. उसका साथ ही बहुत सारा रिविलियन मीन बहुत सारा जो तुमको रिवॉल्ट भी बोल सकते हो, बहुत सारा डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप का रिवॉल्ट देखा गया था. सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट देखा गया था 1757 टू 1856 का टाइमिंग पीरियड में. थ्रू द रिवॉल्ट स्टार्टेड विद द म्यूटिनिटी ऑफ द सेप्सो ऑफ ब्रिटिश आर्मी. इट वॉज टेकन अप बाय अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल. जिस तरह से रिवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, इसका साथ जैसे कि ब्रिटिश आर्मी से लेके जितना सारा मतलब सोसाइटीज़ का अलग अलग पीपल है इसमें इन्वॉल्व हुआ था. सोसाइटी का हर एक जगह में रिवॉल्ट ऑफ 1856 का इम्पैक्ट देखा गया था. बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इस रिवॉल्यूशन को मतलब इस रिवॉल्यूशन का एक्सेप्शन हुआ था. द रिवॉल्ट वॉज द कुलिमिनेशंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स. 1857 का जो रिवॉल्ट है इसका पीछे बहुत सारा फैक्टर्स भी है जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंसिटी देखा गया है इस रिवोल्यूशन का पीछे. देयर वर वायलेंट रेस्पॉन्सेस फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द एंडिंग ऑफ रूलर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका इंडिया में जितना सारा रूलर से लेके जितना सारा पॉलिसीज़ है, न्यू आइडियाज़ है, न्यू थिंकिंग मैटर है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था इस वार में. और वार में ब्रिटिश एनर्जी का पावर कितना ज़्यादा है वो सबको पता चल गया था 1857 का वार में, मीन्स रिवोल्यूशन में. रिवॉल्ट क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि सोसाइटी का जितना सारा पीपल है सब लोग इसमें इन्वॉल्व था. सभी लोग का एक साथ मतलब जितने बहुत सारा किंग्स है, इंडियन किंग्स से लेके सोल्जर्स है, सोल्जर से लेके
मैनी सोशल ग्रुप्स है, सोशल रिलीजियस कास्ट है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए इसको रिवॉल्व का सिचुएशन में इंक्रीज किया गया है। देन उसके बाद देखो कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट का पीछे कौन कौन सा कॉजेज इंपॉर्टेंट है? आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, द ब्रिटिश फेस्ड ए मेजर uprising in the form of the revolt of 1857। 100 ईयर्स तक जो रिवॉल्यूशन चला था, 1857 का जो रिवॉल्ट जिसको बोला जाता है, टोटल टाइमिंग पीरियड कितना था? लगभग 100 ईयर्स। इस रिवॉल्यूशन का हुई स्टार्टेड इन मे एंड द थ्रेटेंड द पावर ऑफ द कंपनी। पावर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है, सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस, सबसे ज़्यादा एनलार्ज हुआ था 1857 का रिवॉल्ट में। It was the unsuccessful but was a heroic effort to end the British rule in our country। ये रिवॉल्ट जो हुआ था, ये मतलब लास्ट तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था, अनसक्सेसफुल हुआ था, बट ब्रिटिश का जो पावर है वो इंडिया में हर जगह में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था इस रिवॉल्यूशन का साथ साथ। मीन्स रिवॉल्यूशन किसी भी दूसरे पर्पस में रखा गया था कंट्रीज़ को फ्रीडम करने का, लेकिन उसका मेन आइडिया क्या है, एक पार्टिकुलरली पर्पस नहीं था। सब लोग मिलकर रिवॉल्यूशन किया था, रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व था, बट उसका पार्टिकुलरली एक फिक्स्ड पर्पस नहीं था कि क्या करना है। देयर वर मेनी रीजन्स दैट लीड टू द आउटब्रेक ऑफ दिस रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट का आउटब्रेक होने का पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स का इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है, इस कारण से 1857 का रिवॉल्ट आउटब्रेक हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। पॉलिटिकल कॉजेस देखो, सबसे पहले आ रहा है पॉलिटिकल कॉजेस। सिंस द मिड 18th century द पावर ऑफ मैनी इंडियन रूलर्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। 18th century का मिडिल टाइमिंग में, मिडिल 18th century जिसको बोला जाता है, उस टाइमिंग में इंडिया का बहुत सारा किंग्स है, रूलर्स है, इंडिया का शासक, बहुत सारा शासक का जो पावर है रूलर्स का, वो कम होते जा रहा था। द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ सब्सिडारी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रिड्यूसिंग मैनी ऑफ द किंग्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ब्रिटिश का जो पावर है, ब्रिटिश का जो परसेप्शन है, वो इंडिया का अलग अलग पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा था। उसी का साथ साथ उसका एक फिक्स टारगेट था, इंडिया को कैप्चर करना। इंडिया में बहुत मतलब शायद तो शासन जिसको बोला जाता है, एकदम पार्टिकुलरली लॉन्ग एग्जिस्टेंस रूल का एस्टेब्लिशमेंट करना है इसका मेन परसेप्शन का, इसका ब्रिटिश का। रेसिडेंट वेर स्टेशन्ड एट द कोर्ट, द आर्म्ड फोर्सेस of the rulers were disbanded and their revenue and territories were taken away from them। इंडिया का जितना सारा रूलर्स था उसका अलग अलग परसेप्शन था, परसेप्शन का साथ साथ जो टेरिटोरीज था, देखो पार्टिकुलरली उसका जो सराउंडिंग एरिया था, सराउंडिंग एरिया में भी वो रूल का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था इस टाइमिंग में। द किंग मोस्ट देयर ऑथोरिटी एंड प्रेस्टीज एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। जितना सारा किंग था इंडिया का, सब किंग का एक टेंशन था, एक पार्टिकुलरली माइंड में एक डर आ गया था ब्रिटिश का जो रूल रेगुलेशन है उसको लेके, उसका और परसेप्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना ओल्ड इंडियन किंग्स था सबका साथ ब्रिटिश का मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अगेंस्ट रूल चल रहा था। द ब्रिटिश डिसकॉन्टिन्यूटेड द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ देखो द ब्रिटिश डिसकॉन्टिन्यूटेड द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ द इंडियन मैनी रूलर्स। ब्रिटिश जो है इंडिया का जितना सारा रूलर्स था, रूलर्स का पास से एक टैक्स कलेक्ट कर रहा था, एक मतलब सबका पास से कुछ जो रिसोर्स है, रिसोर्स को कलेक्ट कर रहा था।
Many ruling families were robbed of their political status and prestige and were left feeling humiliated. बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज है, इंडिया का रूलर्स है जो उसका स्टेटस को, उसका पॉलिटिकल रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसका अगेंस्ट फोर्सेस रेडी कर रहा था. दिस कॉज द डिसकॉन्टिनेंट एंड रेजिस्टेंस. इस कारण से ब्रिटिश का साथ उसका एक क्या हो गया था, विरोध बन गया था. Many of the ruling families tried negotiation with the British in order to protect their interest. बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज हैं जो सोच लिया था कि ब्रिटिश अपना मतलब इंटरेस्ट करने का लिए या ये सब रूल रेगुलेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया है. नाना साहेब द एडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू. नाना साहेब जो था उसका मतलब एरिया, उसका एडोप्टेड सन मतलब देखो ऐसा मतलब पर्टिकुलरली जितना सारा रूलर था सबका सन नहीं था, सबका सन नहीं था. तो लॉर्ड डालहौसी एक ऐसा रूल कर दिया था जिस किंग का, जिस रूलर का सन नहीं रहेगा उस एरिया, वो जगह ब्रिटिश का अंडरटेकिंग हो जाएगा, ब्रिटिश उस जगह को कैप्चर कर लेगा. जिसका मतलब जिस रूलर का कोई सन नहीं रहेगा उस जगह टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडरटेकिंग बन जाएगा. ऐसे कौन कौन था, कौन कौन सा किंग था जिसका सन नहीं था? नाना साहेब जिसका पेशवा बाजीराव टू जो था वो उसका एडोप्टेड सन था. एडोप्टेड सन मीन्स उसका जो मतलब ओन सन नहीं, उसका जिसको जौतुक बोला जाता है. रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन ही फादर डिड. वो रिक्वेस्ट किया था कि उसका फादर्स का डेथ होने के बाद वो सिंहासन में बैठेगा. लेकिन ब्रिटिश जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसका पहले से प्लानिंग था कि जिस जगह में जिस किंग का ओन सन नहीं रहेगा उस जगह को वो कैप्चर कर लेगा. वो जगह टोटल डायरेक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडरटेकिंग हो जाएगा. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडोप्टेड सन एज हर देयर टू ए हर किंगडम. रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी मतलब प्रे किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. क्या बताया था कि उसका जो मतलब जौतुक सन जिसको बोल सकते हो, जो खुद का सन नहीं है, जिस सन को मतलब माना जाता है या पाला जाता है, ऐसा सन को बैठाने का लिए उसका सिंहासन में उसका डेथ का बाद. ये किसका स्टेप था? रानी लक्ष्मीबाई. झांसी का जो रानी है, फेमस रानी लक्ष्मीबाई का ऐसा एस्पेक्ट था. बट द ब्रिटिश रिजेक्टेड दिस पीस. ब्रिटिश इस पीस को, इस जो प्रे था रानी का, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका पहले से प्लानिंग था कि वो जगह डायरेक्ट ब्रिटिश अंडरटेकिंग हो जाएगा. तब किसका इंटरेस्ट होगा? ब्रिटिश का, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें एक इंटरेस्ट बन जाएगा. उस जगह को टोटल डायरेक्टली ब्रिटिश अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा, जहाँ पर एक पार्टिकुलरली किंग का डेथ मतलब पर्सनल ओन सन नहीं रहेगा, उस जगह को कैप्चर कर लेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Another situation that caused feeling of resentment among the people was the annexation of Ayodhya 1857 of Governor General Dalhousie on the grounds of misgovernment. डालहौसी का ये प्लानिंग बना दिया था, बहुत सारा जगह में था, अयोध्या में भी 1857 में उस जगह को कैप्चर कर लिया गया, क्योंकि डालहौसी का प्लानिंग ऐसा था. लॉर्ड डालहौसी जो ब्रिटिश एम्पायर था, उस जगह को जहाँ पर मिस गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर क्या नहीं रहेगा, एक किंग का सन नहीं रहेगा, उस जगह को डायरेक्ट ले लिया जाएगा ब्रिटिश अंडरटेकिंग. नवाबुद्दीन अली शाह, बहुत सारे रूलर्स था जो जिसका मतलब जो रूलिंग पार्ट है उसका साम्राज्य को उसको खोना पड़ा. उसके बाद देखो इधर 1857 गवर्नर जनरल कैनिंग announced that the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal ruler. 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, जो एक अनाउंस किया था जो बहादुर शाह जाफर था, जो कि मुग़ल रूलर में से लास्ट था. आफ्टर हिज डेथ हिज डिसेंडेंट वुड नॉट लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज किंग टू वुड बी कॉल्ड द प्रिंसेस. उस जगह में कुछ प्रिंस नहीं रहेगा, तो इस कारण से उस जगह को भी कैप्चर कर लिया जाएगा.
Mughals held no power in this period, yet they were treated with respect by the common people. मुगल्स का मतलब उस टाइमिंग में कुछ पावर नहीं था, इसलिए कॉमन पीपल का जो रेस्पेक्ट उसको नहीं मिल रहा था. Many rulers and people from different parts of the country found and announcement डिप्रेसफुल एंड इंसल्टिंग. बहुत सारा रूलर्स है इंडिया में उस टाइमिंग में, गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा बहुत सारा क्रिटिकल प्लानिंग का वजह से उसको डिप्लेस्ड होना पड़ा और उसका इंसल्ट होना पड़ा, इस कारण से क्योंकि उसका पर्सनल ओन सन नहीं है, इसलिए वो जो दत्तक जिसको बोला जाता है, जिस सन को पाला जाता है, उस सन को सिंहासन में बैठा नहीं पाएगा ब्रिटिश का इस रूल का चलते, इसलिए वो लोग को क्या होने पड़ा उस टाइमिंग में, इंसल्टिंग होना पड़ा. देन द इकोनॉमिक कॉजेस. इकोनॉमिक कॉजेस क्या है देखो. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट which aimed at extracting maximum amount of land revenue in all circumstances. ब्रिटिश जो है इस टाइमिंग में लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम चालू किया था, जिसका जितना लैंड्स है, लैंड को मतलब लैंड से रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा. कौन कलेक्शन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और उस रेवेन्यू को डायरेक्ट किसका इंटरेस्ट होगा? उसमें कंपनी का इंटरेस्ट होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. द पीजेंट्स ऑफ वेर लेफ्ट मिसरेबल एंड द ऑप्रिस्ड. जो लो क्वालिटी का पीजेंट्स है, पीजेंट्स मीन्स चासी जिसको बोला जाता है, लो क्वालिटी के फार्मर जिसका पास लैंड नहीं था, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन वेरी पोर था, वो लोग इसमें क्या हो गया, मतलब डिप्रीस्ड हो गया, मिसरेबल हो गया, वो लोग का कंडीशन और भी खराब हो गया. दे रेस्टेंटेड दीज लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज. वो लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को मतलब रिस्टेंट कर दिया, उसका अगेंस्ट पावर बनाना स्टार्ट किया. द जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स ऑपरेट द पीजेंट्स थ्रू हाई रेवेन्यू रेट. जमींदार जो है वो मनी लैंडर जो है वो मतलब पीजेंट्स का पास हाई रेट लेने का प्रोग्राम बनाए. द पीजेंट्स ऑफन टूक लोन्स from the money lenders and they were hardly able to pay them. मनी लेंडर जो है, मनी लेंडर जिसको बोला जाता है, वो उसका पास पीजेंट लोग लोन लिया और उसको वो हाई रेट में उसको पे करना पड़ा. द पीजेंट्स वर ऑफन डिस्प्रेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स. पीजेंट जो है उसको अपना लैंड को खोना पड़ा. द जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड व्हिच वेर कॉन्फिस्टिकेटेड बाय द ब्रिटिश. जमींदार जो है उसको लैंड को मतलब लैंड से क्या हो गया, ब्रिटिश का कॉन्फ्यूज करना पड़ा उसको. सन फैमिलीज बिकेम ए कॉमन फीचर. ऑल फैमिली जो है उसमें एक प्रॉब्लम आ गया, कॉमन जो फीचर है उसमें चेंजेबिलिटी देखा गया. उसके बाद देखो सोशल कंडीशन का जगह बता रहा हूँ. सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवोल्यूशन रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 का रिवॉल्ट का पीछे सोशल एंड पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉजेस में कौन कौन सा कॉजेस है इम्पोर्टेंस. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ रिफॉर्म इन द कंट्री एज दे बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी नीडेड टू बी रिफॉर्म्ड. लॉस वेर पास्ट. देखो सबसे पहले ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन में देखो, ए नंबर ऑफ रिफॉर्म इन the country as they believed that Indian society needed to be reformed. ब्रिटिश जो है बहुत सारा रूल रेगुलेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसका इफेक्ट इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत दिन से पड़ रहा था. लॉस वेयर पास्ड टू एबोलिश सती. सतीदाह जो लॉस है, लॉस जो है वो पास हुआ किसका थ्रो, राजा राममोहन राय का थ्रो. टू इनकरेज रीमैरेज ऑफ विडो. जो विडो है उसका फिर से मैरिज होगा ऐसा माना गया. टू प्रोमोट वेस्टर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, इंग्लिश एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया. दिस रिफॉर्म वे लुक्ड अपॉन विथ सस्पिशंस बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इस रिफॉर्म का
वजह से इंडिया का जो इंडियन जो सोसाइटीज़ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देखा गया। आफ्टर 1813 क्रिश्चियन मिशनरीज वेर एलोएड टू फंक्शंस freely and the company even allowed them to own land and property। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वहाँ पर क्या हुआ, वेर एलोएड टू फंक्शन फ्रीली एंड द कंपनी इवन एलोएड टू देम ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको उसका जो एरिया है उसको धीरे धीरे प्रॉपर्टी को हर जगह में एनलार्ज मतलब उसको एग्जिस्टेंस किया जा रहा था, उसको डेवलपमेंट किया जा रहा था इसका थ्रू। इन द 1815 ए लॉ वाज पास, 1850 में एक लॉ पास किया गया है टू प्रमोट कॉन्जर्वेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी जो जनरेशन कास्ट का जो पीपल है उसका लिए एक लॉ पास किया गया है 1850 में, जिसको कॉन्जर्वेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस वे एनी इंडियन, इस वे में किसी भी इंडियंस who had converted to Christianity was allowed to inherit the property of his annexor। जितना सारा क्रिश्चियनियर है, कोई भी अगर क्रिश्चियन फैमिली से अराइव करेगा तो उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा उस प्रॉपर्टी को वो कॉन्जर्व रख सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर द ब्रिटिश कॉन्सिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू इंडियंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। ब्रिटिश का जो रूल रेगुलेशन है इसका अगेंस्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा पीपल है जिसका एग्जिस्टेंस इकट्ठा हो रहा था बहुत दिन से। इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी पोजीशंस इन द हाई रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी एंड आर्मी। इंडियन पीपल जो है वो लोग मतलब हाई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ब्रिटिश का, जुडिशरी रूल, आर्मी का जो टॉर्चर वो नहीं सह पा रहा था। उसके बाद देखो मिलिट्री कॉजेस क्या है इस रिवॉल्ट का 1857 का। इंडियन सिपाहीज कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर बल्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। इंडियन शिप्स जो है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी जो है उसका एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वो लोग में एक प्रॉब्लम चल रहा था ब्रिटिश रूल को लेके। दे वेर अनहैप्पी विद देयर पे, वो लोग को अपना पेमेंट नहीं मिल रहा था ठीक टाइम में, इसलिए वो लोग अनहैप्पी था। अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज, बहुत लोग को सर्विस से निकाला गया था। दे वेर पेड लेस देन देयर ब्रिटिश कॉन्टरपेरेंट एंड देयर चांस ऑफ द प्रमोशंस वेर ऑल्सो वेरी लिमिटेड। वो लोग को एक जगह से और एक जगह प्रमोट होने का चांस भी नहीं मिल रहा था, वो भी बहुत लिमिटेड था। दे कुड नॉट राइज टू हाई पोस्ट, वो लोग को मतलब हायर पोस्ट में नहीं रखा गया था। इसको जो इंडियन आर्मी है, इंडियन का जो मिलिट्री है जिसको ब्रिटिश में मतलब इंक्लूड किया गया था, वो लोग को सिर्फ हाई रैंक में हाई पोस्ट में कौन कौन था, ब्रिटिश आर्मी मतलब इंक्लूड था। दे आर ऑफन ट्रीटेड एट द ह्यूमिलेटिंग मैनर बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, इस कारण से ब्रिटिश सोल्जर्स में एक प्रॉब्लम आ रहा था। इनिशियली द कंपनी हैड अडॉप्टेड द मिलिट्री प्रैक्टिस इन द अकॉर्डिंग विद द रिलीजियस आइडिया एंड बिलीफ्स ऑफ द इंडियन पीपल। उसी का टाइमिंग में ब्रिटिश जो है एक नया रूल रख दिया जिससे मिलिट्री जो पीपल है, जिसमें इंडियन पीपल भी है, मुस्लिम एंड हिंदूज पीपल है, दोनों का एक प्रॉब्लम आ गया। एज द रिजल्ट द सोल्जर्स डिनर्ड द सेपरेट क्वार्टर्स ओवर सर्विस और नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम, वो लोग को सर्विस भी नहीं दे रहा था और सेपरेट क्वार्टर भी वो लोग का लिए नहीं था। हाउएवर ऑल दिस बिगन टू चेंज विद द टाइम, उसके साथ साथ वो लोग का जो टाइम पीरियड है उसमें भी चेंजेबिलिटी देखा गया था। लॉस वाज पास रिक्वायर्ड द शिप्सी ऑफ ट्रैवल अवॉइड द नीडेड, एक लॉस पास किया गया है जिससे मतलब जिसको जो एक जगह से और एक जगह ट्रैवल कर सकता है अपना ज़रूरत का हिसाब से। इसका बाद जो जगह है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।